नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं तामील किसे कहते हैं, तामील कितने प्रकार की होती है और तामील किस पर हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, आज की जो जानकारी है काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि किसी भी सिविल या रेवेन्यू या आपराधिक केस को आगे बढ़ाने से पहले इस प्रक्रिया को समझना जरूरी है। अगर यह प्रक्रिया किसी केस में नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में केस आगे बढ़ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि तामील किसे कहते हैं, तामील कितने प्रकार की होती है, तामील किस पर हो सकती है और तामील सिविल में कौन से प्रावधान के तहत होती है और आपराधिक केस में किस प्रावधान के तहत होती है। सब कुछ समझने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि तामील किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि तामील कहा किसे जाता है। ठीक है, तो देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला, प्रकरण या केस जो है वह कोर्ट में पेश होता है, तो उस प्रकरण की जानकारी जब सामने वाले पक्षकार को अर्थात विरोधी पक्षकार को दी जाती है तो उसे तामील कहा जाता है, अर्थात उसकी सूचना देना उस पर तामील माना जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम तामील कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे कि तामील कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तामील कितने प्रकार की होती है, तो उसके लिए सिविल में तामील का अलग प्रकार होता है, सिविल और रेवेन्यू में तामील का अलग प्रकार होता है और आपराधिक केस में तामील का अलग प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सिविल में तामील कैसे होती है और कौन से प्रावधानों के अंतर्गत होती है। तो सिविल में जो तामील होती है वह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 1 लगाए जो अंत तक के नियम है वहां तक होती है। अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता जो है उसके आदेश 5 के अंतर्गत जो कार्यवाही होती है वह तामील की कार्यवाही होती है। अब तामील जो रहती है वह कितने प्रकार से हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहली तामील जो होती है वह होती है साधारण समन्स। ठीक है, तो जैसे कि अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई केस पेश हुआ है तो उस केस का जो नोटिस जाएगा, पहला नोटिस जो जाएगा किसी भी व्यक्ति को, विरोधी पक्षकार को, तो उसे साधारण समन्स कहा जाता है। अगर साधारण समन्स के माध्यम से भी वह नोटिस जो है उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है तो ऐसी स्थिति में जो विरोधी पक्षकार जो है उसे रजिस्टर डाक या कोरियर के माध्यम से समन्स या नोटिस भेजा जा सकता है। ठीक है, अगर साधारण के माध्यम से भी उसे नहीं मिलता है, रजिस्टर डाक के माध्यम से भी नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के अंतिम निवास के पते पर चस्पिदगी के माध्यम से नोटिस भेजा जाता है। चस्पिदगी क्या होती है? तो देखिए, जो व्यक्ति जहां पर निवास करता है, उसका अंतिम निवास जहां पर रहा है, अंतिम बार उसने जहां पर निवास किया है, उस पते पर, उसके मकान पर, उसके दरवाजे पर उस समन्स को, उस नोटिस को चस्पा किया जाएगा, अर्थात वहां पर चिपका दिया जाएगा कि आपके खिलाफ इस प्रकार का मामला इस न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है और उसमें आपको इतने दिनांक को उपस्थित होना है, तो उसे कहा जाता है चस्पिदगी। ठीक है, अब अंतिम होता है, अगर चस्पिदगी के माध्यम से भी अगर उसका कोई निवास स्थान ज्ञात नहीं रहता है तो ऐसी स्थिति में पेपर प्रकाशन के माध्यम से उस पर नोटिस जारी किया जाता है। पेपर प्रकाशन का मतलब होता है कि जहां पर वह व्यक्ति निवास करता है उस क्षेत्र में जो भी पेपर चलता है, अर्थात अखबार चलता है, उस अखबार के माध्यम से उस व्यक्ति पर तामील करवाई जा सकती है, अर्थात उस पर नोटिस जारी किया जा सकता है पेपर के माध्यम से कि आपके विरुद्ध इस प्रकार का मामला जो है इस न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है और उसमें आपको इस दिनांक को उपस्थित होना है। अगर वह व्यक्ति जो है इन सभी प्रकार की तामील होने के बाद में भी अगर उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के खिलाफ एक पक्षी कार्रवाई हो जाएगी। क्या होगा? एक पक्षी कार्रवाई हो जाएगी। एक पक्षी कार्रवाई का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को सुने बगैर उस प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया जाएगा या आदेश पारित कर दिया जाएगा। तो यह जो तामील होती है यह सिविल और रेवेन्यू में इस 4 प्रकार से तामील होती है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि आपराधिक केसों में किस प्रकार से तामील होती है। तो देखिए, आपराधिक केसों में और सिविल केसों में तामील का कुछ अलग प्रकार होता है। यहां पर अगर कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तो उसकी अनुपस्थिति में उसके खिलाफ एक पक्षी कार्रवाई करते हुए प्रकरण को वादी या आवेदक की ओर से सुनकर उसका निराकरण कर दिया जाएगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक केस चलता है या आपराधिक परिवाद पेश होता है तो उस केस में उस व्यक्ति को, जिसके खिलाफ की केस पेश हुआ है, प्रकरण पेश हुआ है, उस व्यक्ति को सर्वप्रथम साधारण समन्स जारी होता है। जैसा कि यहां पर साधारण समन्स जारी हुआ था, ऐसा ही इसी केस में भी साधारण समन्स जारी होता है। और यहां पर जो नोटिस तामील होने की जो प्रक्रिया है, जो तामील की प्रक्रिया है, वह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 61 से 81 में प्रावधान दिए गए। ठीक है, तो साधारण समन्स जो रहता है वह, जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ केस पेश हुआ तो उसको साधारण समन्स के माध्यम से बुलाया जाएगा। ठीक है, आपराधिक केस के मामले में ऐसा होता है, तो उसको साधारण समन्स के माध्यम से बुलाया जाएगा, अर्थात उसको एक साधारण नोटिस जारी होगा कि आपके खिलाफ इस प्रकार का
कोई परिवाद या मामला पेश हुआ है, आप इतनी इतनी तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें। ठीक है, उसके बाद में भी अगर वह व्यक्ति जो है वो उपस्थित नहीं होता है, तामील होने के बाद में अगर उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जमानती वारंट जारी किया जाएगा। जमानती वारंट का मतलब होता है कि न्यायालय के द्वारा एक जमानती वारंट जारी किया जाता है और पुलिस के माध्यम से, यह भी पुलिस के माध्यम से तामील होता है और यह भी पुलिस के माध्यम से तामील होगा। तो जमानती वारंट जो रहता है उसमें क्या होता है कि जब जमानती वारंट उस व्यक्ति को, जो विरोधी पक्षकार है, उसको भेजा जाता है, उसको मिल जाता है, तो उस व्यक्ति को उस आधार पर छोड़ा जाएगा कि जब उसकी ओर से कोई जमानत देने वाला वहां पर मिल जाए। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ए के विरुद्ध कोई मामला दर्ज हुआ है और ए का जो है न्यायालय से अगर जमानती वारंट जारी हो गया है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस ए के पास में उस वारंट को लेकर जाएगी, जमानती वारंट को, और ए को तब छोड़ा जाएगा जब इसके जमानतदार जो है बी उपस्थित हो जाएगा और बी यह कहेगा कि इस ए को आप छोड़ दीजिए, जो आप तारीख बता रहे हैं उस तारीख को इसको न्यायालय के समक्ष उपस्थित रखने की जवाबदारी मैं बी लेता हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से जमानत पर इस व्यक्ति को ए को छोड़ दिया जाएगा और ये बी जो है इसकी जवाबदारी हो जाएगी कि ए जो है उस तारीख को न्यायालय के समक्ष इस ए को उपस्थित रखे। ठीक है, अब अगर किसी व्यक्ति को साधारण समन्स और जमानती वारंट तामील होने के बाद में भी अगर वह व्यक्ति जो है न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा और गिरफ्तारी वारंट जो है पुलिस लेकर जाएगी और इस व्यक्ति को, जो व्यक्ति है, इसको गिरफ्तार कर कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी। फिर न्यायालय को देखना है कि न्यायालय इस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ती है या नहीं छोड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपराधिक केस में तामील की प्रक्रिया रहती है। अब यह समझेंगे हम कि जो तामील होती है वह किस पर होती है, तामील किस पर हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, अगर सिविल प्रक्रिया संहिता में हम समझेंगे या सिविल मामलों में या रेवेन्यू मामलों में हम समझेंगे, तो जो तामील होती है वह स्वयं पर भी हो सकती है। अर्थात जिस विरोधी पक्षकार के खिलाफ जो नोटिस जारी हुआ है, चाहे वह साधारण नोटिस हो, रजिस्टर्ड डाक हो या चस्पीदगी हो, ठीक है, तो वह नोटिस जो है उस स्वयं पर भी हो सकता है तामील, अर्थात उस स्वयं व्यक्ति को भी दिया जा सकता है या फिर उसके अभिकर्ता पर दिया जा सकता है। अब अभिकर्ता किसको कहते हैं? देखिए, अगर किसी बैंक के खिलाफ कोई मामला पेश हुआ है, सिविल का मामला है और बैंक के खिलाफ पेश हुआ है, तो ऐसी स्थिति में बैंक जो है वह कोई व्यक्ति नहीं रहती है, तो उसका जो मैनेजर रहता है उसे उसका अभिकर्ता माना जाता है। अर्थात उसको रिप्रेजेंट करने वाला, उसकी तरफ से उपस्थित होने वाला व्यक्ति जो है उसे अभिकर्ता माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में अभिकर्ता पर भी वह नोटिस तामील किया जा सकता है। जैसे साधारण समन से रजिस्टर्ड डाक है, चस्पीदगी है, तो इस प्रकार का नोटिस जो है वह अभिकर्ता पर भी तामील किया जा सकता है या फिर पेपर प्रकाशन के माध्यम से भी अभिकर्ता पर तामील करवाया जा सकता है। ठीक है, या फिर सिविल का जो नोटिस रहता है, सिविल मामले का नोटिस रहता है या रेवेन्यू मामले का जो नोटिस रहता है, वह वयस्क व्यक्ति पर भी तामील करवाया जा सकता है। वह नोटिस जो है वह वयस्क व्यक्ति पर भी तामील करवाया जा सकता है। अब वयस्क व्यक्ति कौन रहता है? तो जिस व्यक्ति का, जैसे मान लेते हैं कि जैसे ए जो है, इस ए का कोई नोटिस निकला है, इस ए का कोई नोटिस निकला है और ये ए जो है यह कहीं बाहर गांव चला गया है। कहां पर चला गया? बाहर गांव चला गया है। लेकिन इस ए के परिवार के जो सदस्य हैं, इसके पिता हो सकते हैं, इसकी माता हो सकती है, इसका भाई हो सकता है, इसके बेटा बेटी हो सकते हैं, इसकी पत्नी हो सकती है या इसके कुटुंब के जो लोग हैं, इसके साथ में निवास करने वाले जो लोग हैं और वे लोग जो है वे वयस्क है। ठीक है, तो उन लोगों को भी वह नोटिस तामील करवाया जा सकता है। लेकिन आपराधिक मामलों में तामील किस पर हो सकती है? तो देखिए, आपराधिक मामलों में तामील उसी व्यक्ति पर होगी जिसने कोई अपराध किया है या आपराधिक केस में जिस व्यक्ति के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है, चाहे वह साधारण नोटिस हो, चाहे जमानती वारंट हो या गिरफ्तारी वारंट हो, वह उसी व्यक्ति पर तामील होगा जिसके खिलाफ आपराधिक केस लगा है या आपराधिक केस में वह व्यक्ति पक्षकार है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।